अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। इस वीलॉग में मैं आपके सामने खुल कर वो तफ़सीलात रखने जा रहा हूँ जो पंजाब हुकूमत से रिलेटेड हैं। अब से एक दो रोज़ पहले भी मैंने आपको कुछ बताया था, लेकिन उसमें ज़रा थोड़ा सा और मैं वाज़ेह कर दूँ ताकि किसी किस्म के कोई डाउट ना आपके जहन में रह जाए कि पंजाब हुकूमत और पंजाब पर हुकूमत करने वालों की सोच क्या है, उनका माइंड सेट क्या है। सबसे पहली बात जहाँ से मैं शुरू करूँगा, अभी ये काना का अफसोसनाक वाक़या हुआ जहाँ पर बच्चों का ट्यूशन सेंटर था, वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, छत गिरी तो 14 के करीब बच्चे उस मलबे तले दब कर जाँ बहक हुए। जो वहाँ पर पढ़ाने वाली टीचर थीं वो भी ज़ख्मी हुई। अब वहाँ पर जो टीचर पढ़ाती थीं वो फ़ी बच्चा 200 से 400 रुपया लेती थी। ये ट्यूशन फ़ीस थी कुल, यानी कि गरीब आदमी के बच्चे थे ना, तो 200 से 400 लेती थी फ़ी बच्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 हज़ार रुपया महीने का वो कमाती थी। उनका शौहर रेडी लगाता है, रेडी में भी दिन का कोई 300-400 डिपेंड करता है कि कैसा दिन चलता है, मजदूरी दिहाड़ी कैसी लगती है, तो ये 300-400 कमाता है। ये है आपकी अवाम पंजाब की, ये हैं वो लोग जो पिस रहे हैं और किसी ना किसी तरह से अपना निज़ाम, अपना घर का गुजारा करने के लिए ये सब कर रहे हैं कि आजकल के दौर में 200 से 400 तक की ट्यूशन वो पढ़ा रही हैं, और आगे से वो जो पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं वो उन्हीं लोगों के हैं, उन्हीं माँ बाप के हैं जो इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो 200-400 दे दो। और वो महीने का खातून 9 से 10 हज़ार रुपया कमाती थी कुल, इतनी उनकी कमाई थी, और उनके शौहर का भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की सोच क्या है? पैसा अपना नहीं, ना अपने वालिद साहब का है, ना अपनी वालदा का है, ना अपने किसी अजीज़, किसी रिश्तेदार, किसी चाचे मामे का है, बल्कि सरकार का पैसा है। और उस सरकार के पैसे से 11 अरब रुपये का जहाज़ लेने के बाद कहती हैं, फरमाती हैं कि ख़रीदा है भाई। ये है वो सोच पंजाब पर हुकूमत करने वालों की। एक ये बात वाज़ेह हो गई। दूसरी तरफ आते हुए जो अभी ये पंजाब में एंटी सोशल बिहेवियर के ख़िलाफ़ कानून लाने का इरादा रखती है पंजाब गवर्नमेंट, और इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इसकी दरअसल ज़रूरत क्या पड़ गई? मतलब सब कुछ अपने हाथ में पहले से ही है, अपनी मुट्ठी में है, तो इतना क्या पड़ गया कि भाई ये सारा कुछ करो और लिखो, और एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी कायम होगी और वो फैसले सुनाएगी और लोगों की पकड़ दकड़ होगी और उनकी सज़ाएँ होंगी, उनको जुर्माने होंगे। ऐसा क्यों करना पड़ गया? क्या कानून पहले नहीं था? क्या आपका वज़ीर कानून नहीं है? क्या आपके पास हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में अक्सरियत नहीं है, इतने मेंबर्स नहीं है कि आप कोई कानून पास कर सकें? सब कुछ है आपके पास, आपका एब्सोल्यूट कंट्रोल पहले से ही है। आपने जिन जराइम का जिक्र किया है जो मेरे सामने मौजूद हैं, जैसा कि ये कि अगर कोई फहाशी का अड्डा चलाता है, अब अगर आप मुझे बताएं कि कोई फहाशी का अड्डा चलाता है तो क्या इससे पहले इस तरह के लोगों की पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, थाने में बंद, अदालतों से सजाएं और जेल नहीं होती है? होती है, पहले से कानून मौजूद है। फिर इसी तरह अगर कोई 18 साल से कम उम्र की खातून का या किसी बच्ची को अगर हरासा करता है तो क्या उन लोगों के ख़िलाफ़ कानून नहीं है? बिल्कुल है। फिर उसके अलावा अगर कोई ऐसे नाजेबा हरकत करता है पब्लिक में, तो क्या उसको पकड़ने के बाद, उसको गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेजने का कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है। फिर इसी तरह से अगर कोई भत्ताखोरी करता है, पैसा लेता है, तो क्या उन लोगों की पकड़ के बाद उनको सज़ा सुनाने के लिए कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है। फिर इसी तरह से अगर कोई जालसाजी से और आदतन लोगों के साथ फ्रॉड करता है और इस तरह से पैसे बनाता है, तो क्या उसकी पकड़ दकड़ के लिए कानून नहीं है? बिल्कुल है। अगर कोई कब्ज़ा माफिया है तो क्या कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कानून नहीं है? बिल्कुल है। अदालतों में जाते हैं लोग, वहाँ से सज़ाएँ होती हैं। फिर इसी तरह से अगर कोई ऑनलाइन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग चलाता है या साइबर क्राइम में मुलव्वस है या ई कॉमर्स के जराइम करता है, यानी कि इंटरनेट वगैरह पे लोगों को ब्लैकमेल करता है इंटरनेट पे, या उनसे ऑनलाइन डिजिटली भत्ता मांगता है या कब्ज़े करता है या ड्रग्स का कारोबार करता है, तो क्या इन लोगों को पकड़ने के बाद इनको सज़ाएं सुनाने के लिए कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है। फिर इसी तरह से अगर कोई आर्जी तौर पे सड़क बंद कर देता है, कोई बैरियर वैरियर रख के एहतजाज करता है, तो क्या उनकी रोकथाम के लिए कानून नहीं है? आप 144 इम्पोज करते हैं जब कहीं एहतजाज होता है, और आप 144 की खिलाफ वर्जी, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर आप लोगों को जाके पकड़ते हैं, गिरफ़्तार करते हैं। ये कितने PTI वालों को आपने इस तरह से गिरफ़्तार किया है? और भी बेशुमार गिरफ़्तारियाँ कई मरतबा हो चुकी हैं कि जहाँ पे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है
और उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई है। तो इस सब के होते हुए ये सब जो पहले से मौजूद है, इस सब की मौजूदगी में आखिर ये जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, जिसमें लोगों का कहना है जी ये बड़ा अच्छा कानून है, अब ये लोग इस तरह से बाज नहीं आएंगे, ये करना पड़ेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मैं मानता हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। सख्त आपको कानून साजी करनी होगी और आपको इकदाम करने होंगे, लेकिन अदालतें भी तो हैं। अदालतें किस लिए कायम हैं? करोड़ों रुपया, अरबों रुपया अदालतों पे खर्च होता है। अभी पंजाब हुकूमत ने ही सुप्रीम कोर्ट बार को ग्रांट दी है, आपने वकीलों को ग्रांट दी है। वकील कहाँ पेश होते हैं? अदालतों में पेश होते हैं, जजेस के सामने पेश होते हैं। तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि आपके पास अदालतें और आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी। अच्छा, उसमें भी लोग कुछ मुझे मैसेजेस करके ये कह रहे हैं कि जी आपका ये कहना है कि भाई 4 साल सज़ा हो जाएगी अगर पकड़े जाएंगे, तो उसके अंदर ऑफेंडर्स हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा मरतबा आप हैबिचुअल हैं, आदतन हैं, आप कर रहे ये सब और रिपीट ऑफेंस हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तो फिर सज़ा होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो पिछले दिन कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, और वो इसी तरह से ये कि अगर कोई पहली मरतबा डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ऑफेंस पर किसी को सज़ा सुनाती है तो उनको 1 साल से लेकर 4 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है और 5 लाख रुपया जुर्माना। ठीक, ये यहाँ पर वाजे हो जाना चाहिए कि चाहे वो पहली मरतबा पकड़ा जाएगा तो उसको 1 साल से लेकर 4 साल तक की डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मर्जी है, वो सज़ा सुना सकती है। फिर अब आते हैं दूसरे नंबर पे, अगर किसी ने दूसरी मरतबा वही ऑफेंस किया है तो उसको डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी 3 साल तक की सज़ा सुना सकती है। यानी कि दूसरी मरतबा भी उसने ऑफेंस किया है तो उसको 3 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी से। अब अगर कोई तीसरी मरतबा ऑफेंस करता है, यानी कि तीसरी मरतबा दोहरा रहा है, वही काम दोबारा कर रहा है, वो बाज नहीं आ रहा है, वो आदि मुजरिम है, तो उसको फिर 4 साल तक, पहली मरतबा पकड़े जाने में 1 से 4 साल तक की गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा में भी आपको सिर्फ 1 साल ही होनी है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी कहे आपको 4 साल की होनी है, लेकिन तीसरी मरतबा में तो अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको 4 साल की लाजमन सज़ा होगी और उसके साथ साथ आपको 20 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। पहले में 5 लाख रुपया है, दूसरी मरतबा में 10 लाख रुपया है और तीसरी मरतबा में आपको 20 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जी कहते हैं अदालतों में मुजरिम को लेकर जाया जाता है, जो कि पहले मुल्ज़िम होता है फिर मुजरिम हो जाता है, और वहाँ से फिर केसेस चलते रहते हैं। देखें, इसमें अदालतों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, या अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा बढ़कर अदालतें भी फ़ैसले किस तरह से करती हैं उन इन्वेस्टिगेशंस की रोशनी में करती है जो पुलिस ने करनी होती है। पुलिस किसको जवाबदेह है? पंजाब हुकूमत को है, ठीक है, IG पंजाब को है। तो अगर पुलिस तफ्तीश सही से नहीं करेगी या सही से FIR में दफात नहीं लगाएगी तो फिर अदालतें भी जल्द इंसाफ कैसे करेंगी? ठीक, और दूसरा, अदालतों के साथ कोऑर्डिनेशन में चलते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ चीफ मिनिस्टर मुलाकात कर सकती हैं और बैठकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है कि जिसमें आपको फौरी इंसाफ मिले और जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएं भी जल्द अज जल्द हों और उनको जेल में भेजा जाए। ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को सज़ाएं सुनाई जाएं कि आपने एक ऑफेंस किया है तो आपको सज़ा सुनाई जा रही है। अच्छा, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी ये डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होगी और वो फैसले सुनाएगी और इसके अंदर ये इस जुर्म में ये फैसला और ये फैसला, ये सब आपने कर दिया। आप यानी कि मानते हैं कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए और इंटेलिजेंस कमेटीज़ जो हैं वो फैसले सुनाएं। दूसरी तरफ जो आपका CCD का महकमा है, फिर वो किस लिए है? वो भी इसी वजह से है कि आपको ये है कि अदालतों में जाते हैं मुल्ज़िमान, ये कातिल, ये ऐसे लोग जो लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं, जिस तरह अभी कई वाक़यात अभी रिसेंटली कोर्ट हुए हैं। झंग का वाक़या है, फिर उसके अलावा और दीगर मुल्क के और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। तो आपके करने का मकसद ही सिर्फ ये है ना कि जी वो वहाँ से जाते हैं अदालतों में फिर चक्कर लगते रहते हैं और फिर इंसाफ नहीं मिलता और जो मुद्दई हैं उन्हीं को ख्वार होना पड़ता है और उनके दुखों का मदावा नहीं होता। तो लिहाजा इस वजह से CCD को ये कह दिया गया और CCD फौरी इंसाफ करती है, वो नेफे में पिस्तौल और फिर इस तरह से मुबैना पुलिस मुकाबला वगैरह वगैरह। तो एक तरफ आपकी ये अप्रोच है, दूसरी तरफ आपकी ये अप्रोच है, तीसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट बार को देते हैं फंड्स, चंदा देते हैं, वो आपकी अप्रोच है। यानी कि कन्फ्यूजन है आपकी अप्रोच में। कोई एक सिरा पकड़ लें और उसको पकड़ के आप चलें ताकि चीज़ें ज़रा थोड़ी सी और स्मूथ हो जाएं और अदालतों के ज़रिए ही इंसाफ होना चाहिए, वरना अदालतों को ताले लगा दें, बंद कर दें, खाम में करोड़ों और अरबों रुपया अदालतों पर खर्च हो रहा है और किस काम में हो रहा है।
दूसरी तरफ जी आजकल सीज़न है सयाहत का। बहुत से लोग KPK जा रहे हैं। KPK पिछले साल भी लोग गए, हादसात हुए और वो लोगों की अपनी गफलत, और फिर बाद में कहते हैं कि जी ये तो कसूर ही हुकूमत का है या इंतज़ामिया का है कि उन्होंने वो तमाम इंतज़ामात नहीं किए। इंतज़ामिया जिन लोगों से डील कर रही है उसका अंदाज़ा आपको भी है और हमें भी है। जिस तरह से अभी क्या हुआ था रिसेंटली कि जो लोग जा रहे थे KPK में और रश बहुत ज़्यादा था इन तमाम नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो उनसे बाकायदा पहले उनके होटल की बुकिंग देखी जा रही थी। यानी कि जिसके पास बुकिंग है सिर्फ वो जा सकता है, जिसके पास बुकिंग नहीं है उसको वहीं से कहा जा रहा था कि जी आप बराए मेहरबानी वापस मुड़ जाइए, आपके पास बुकिंग नहीं है और आगे जगह भी अवेलेबल नहीं है। पिछले साल हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह से सानिया हुआ और एक ही ख़ानदान के सियालकोट से उनका, डस्का से उनका ताल्लुक़ था। वो दरिया में थे उस वक्त, उनको नहीं मालूम था कि पीछे से रेला आएगा और वो पानी में बह गए और उसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, मर्द भी थे और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, एक सानिया था। और इससे पहले भी हर साल गर्मियों में होता है। अब की बार भी यही हुआ है कि झील सैफुल्ला में कश्ती उल्टी। अब कश्ती किस तरह से उलटती है? वो इस तरह से उलटती है कि जिसकी कश्ती है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठा ले, और फिर जो लोग बैठ रहे होते हैं उनमें से अगर कोई अपनी परेशानी फ़िक्रमंदी का इजहार भी करे कि जी आप ज़रा ज़्यादा लोगों को बिठा रहे हैं और खुदा ना खास्ता बच्चे भी साथ में हैं तो कहीं कश्ती कहीं उलट ना जाए, तो वो उनको तसल्ली देते हैं कि भाई हमारा रोज़ का काम है, आप फ़िक्र ना करें, आप आराम से इत्मीनान से बैठ जाएँ आप। ठीक, फिर ये वाक़या एक झील सैफुल्ला का। दूसरी तरफ तो इंतहा की बेवकूफ़ी है, जहालत है, और उनको सपोर्ट करने वाले भी मैं समझता हूँ कि इंतहा के जाहिल हैं। शेखुपुरा से ताल्लुक़ है उनका सुल्तान विर्क साहब का। उस्मान विर्क साहब के भाई बताए जाते हैं। उस्मान विर्क साहब के बारे में बताया जाता है कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं। सुल्तान विर्क साहब अपने दोस्तों के साथ गए हैं वहाँ पर नारान में, और वो अपना जो डाला है उन्होंने दरिया में उतार दिया, मतलब टिकटॉक वीडियो की खातिर। मुझे याद है कि सन 2010 में जब पंजाब में, जनूबी पंजाब में सैलाब आया हुआ था और फिर वही आगे सिंध में था, तो मैं सिंध में मौजूद था शिकारपुर। तो वहाँ पर भी इसी तरह पानी का बहाव इतना था कि वो सड़क का बीच का हिस्सा जो है वो साथ बहा के ले गया। वहाँ पे बहुत बड़ा शगाफ था और वहाँ पर एक दोस्त के कहने पर एक नौजवान बिल्कुल एज पे खड़े होकर ना उसको कहते गए थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। वो करीब जाता गया और एज पे बिल्कुल खड़ा था और वो अपनी सेल्फ़ी ले रहा था, सेल्फ़ी वीडियो बना रहा था वो वो उसका पाँव फिसला और वो उसमें पानी में बह गया और उसकी वफ़ात हो गई। तो ये इस तरह की जगहों पर हमें ही एहतियात करनी है। अगर हम ही इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करेंगे तो फिर हम इंतज़ामिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इंतज़ामिया क्या करेगी। अच्छा, अब ये जब वाक़या हो गया है तो लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जो KPK का टूरिज़म डिपार्टमेंट है उसने 3 साल की सुल्तान विर्क पर पाबंदी लगा दी है कि वो वहाँ सयाहती इलाकों में नहीं जाएंगे। 3 साल की उन पर पाबंदी लग गई है, उन पर FIR भी दर्ज हो गई है और ये एक्शन कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और KPK गवर्नमेंट यानी कि KPK टूरिज़म डिपार्टमेंट ने मिलकर लिया है कि ये जो वहाँ पर आए थे कि खुदा न खास्ता वो पानी में बह जाते, तो फिर उसके बाद यही होना था कि सब ने कहना था कि टुर गए मोहब्बतां वाले। यही होना था ना, फिर गाने चलने थे, रील्स बननी थी और एक जो टुर गए मोहब्बतां वाले। तो पहले एहतियात कर लिया करें ताकि बाद में फिर ये ना करना पड़े, कहना पड़े कि टुर गए मोहब्बतां वाले। अगर अपनी गफलत हो गई, ये किसी खुदकुशी से कम नहीं है, दिस इज सुइसाइडल। कि आप अपनी गाड़ी चाहे वो वीगो डालें, आप कहते हैं जी हम जाकर वहाँ पे दरिया में उतारेंगे, स्टंट मारेंगे, वीडियो बनेगी, रील बनेगी, टिकटॉक पे लगेगी, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएंगे। आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है कि इन्हीं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ के चक्कर में अभी एक भाई साहब हैं, टिकटॉकर हैं, उन्होंने अपनी बीवी की जो डिवोर्स की वीडियो है वो उन्होंने टिकटॉक पर डाल दी। उनकी बीवी कहती हैं जी ये तो अभी जुलाई में इन्होंने वीडियो डाली है, ये तलाक तो इन्होंने फरवरी की दी हुई थी और अभी उनके चूँकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे टिकटॉक पर तो किसी ने उनसे कहा जी इस तरह की वीडियो डाल दो, उन्होंने वीडियो डाल दी। ये तो हालात हैं। तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंतज़ामिया या हुकूमत ही आकर कुछ करे तो करे। हमने क्या अपना दिमाग, अपनी खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करनी है? हमारी अकल जो है वो घास चरने गई है या अकल हमारी गोडों गिट्टों में है? इस तरह के लोगों पर वाकई वहाँ पर जाने पर पाबंदी लगनी चाहिए, एक मिसाल कायम होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। FIR दर्ज हुई है, बिल्कुल ठीक हुई है। इसके साथ ही